हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज के दिन हम 23 और 24 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उनको हम कवर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि किन किन टॉपिक पे हमको डिटेल में बात करना है। व्यक्ति विशेष में हम बात करेंगे इमैनुअल मैक्रो के बारे में और ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूनेस्को पुरस्कार, फिर बात करेंगे चर्चा में रहा पेंटो या टैगोरी, ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एन्नोर क्रीक भी इन दिनों चर्चा में केंद्र में है, तो जानेंगे कि क्या कारण है कि ये न्यूज में हाईलाइट हो रहा था। उसके बाद हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के बारे में बात करेंगे। सरकार द्वारा कोयला के आंकड़ा प्रोवाइड करवाया गया है। अब ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इसमें जितने भी पॉइंट होंगे हम उसको कवर करने वाले हैं। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 ये जारी किया गया है। अब यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको हम लोग देखने वाले हैं। और अंत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इन दिनों, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर करंट अफेयर से। पहला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में 3 दिन के वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिनों के जनजाति प्रबोधन कार्यक्रम आदि व्याख्यान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य जनजाति परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं के प्रति गहरी समझ बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, और इसी सम्मेलन में अर्जुन मुंडा ने बताया कि जनजाति विद्यार्थियों के विकास के लिए देश भर में 740 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट होगा, तो ये आंकड़ा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि उसका लक्ष्य देश भर के आंगनबाड़ियों में 17,000 क्रेच स्थापित करना है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 5,222 क्रेच को मंजूरी दी जा चुकी है। उसने प्रत्येक आंगनबाड़ी में 2 अतिरिक्त क्रेच कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने की योजना भी बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कपड़ा मंत्रालय ने हाल ही में जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पाट मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो ये पाट मित्रो मोबाइल एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, आपको ध्यान रखना होगा, कपड़ा मंत्रालय से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेपाल और भारत जनकपुर और अयोध्या के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। वर्ष 2014 में दोनों देशों के बीच जनकपुर और अयोध्या को जुड़वा शहरों के रूप में विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एक सिंपल सी न्यूज है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। न्यूज यह है कि असम के वन विभाग के अधिकारियों ने हाल ही में डिब्रूगढ़ हवाई अड्डे पर 4.5 करोड़ रुपए की 500 से अधिक चन्ना बरका मछलियों की तस्करी के प्रयास को रोका है। अब देखिए, यहां से जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालना है वो ये है कि चन्ना बरका ये जो है मछली की ही प्रजाति है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF की तैनाती को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार लड़कियों को केजी कक्षा से लेकर पीजी तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूनेस्को की प्रिक्स वर्सेल्स 2023 की हालिया घोषणा में बेंगलुरु के केंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल 2 ने वैश्विक प्रशंसा प्राप्त किया है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, IREDA के अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक प्रदीप कुमार दास को मिनी रत्न श्रेणी में 13वें PSC उत्कृष्टता पुरस्कारों में प्रतिष्ठित CMD ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भारत के उपभोक्ता विद्युत उद्योग में अग्रणी जिसका नाम है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 15 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में 20 माह के उच्चतम स्तर 616 अरब डॉलर हो गया है। आरबीआई के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि 25 मार्च 2022 के बाद यह उच्चतम स्तर है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में डेटा से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 15 दिसंबर तक कितना है, 616 अरब डॉलर, इसको आप ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सिंधी संस्कृति और विरासत को प्रस्तुत करने के लिए दुबई ने हाल ही में 28वें सिंधी सम्मेलन का आयोजन किया है। इस आयोजन का उद्देश्य सिंधी परंपरा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित और प्रोत्साहित करना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। आईआईटी गुवाहाटी ने शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक स्वदेशी नदी मॉडल ब्रह्मा 2D, जिसका फुल फॉर्म है ब्रेडेड रिवर एड हाइड्रो मार्फोलॉजिकल एनालाइजर, विकसित किया है। अब ये ब्रह्मा 2D क्या है? यह ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी ब्रेडेड नदियों के प्रवाह को मापने के लिए एक गणितीय मॉडल है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि ब्रह्मा 2D क्या है? बड़ी ब्रेडेड नदियों के प्रवाह को मापने के लिए एक गणितीय मॉडल है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसरो 1 जनवरी को अपने पहले पोलारीमेट्री मिशन, जिसका नाम है एक्सपोसैट, के लॉन्च के साथ नए साल की शुरुआत कर सकता है। हाल ही में लॉन्च किए गए सौर मिशन आदित्य L1 और 2005 में लॉन्च किए गए एस्ट्रोसैट के बाद यह देश का तीसरा अंतरिक्ष आधारित वेधशाला होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नासा और IBM ने घोषणा किया है कि WatsOnX.ai नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल ओपन सोर्स AI प्लेटफॉर्म हगिंग स्पेस पर उपलब्ध होगा। यह उपयोगकर्ताओं को अंतरिक्ष से पृथ्वी की निगरानी करने, पहले से हो चुके पर्यावरणीय परिवर्तनों को मापने के साथ साथ भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने में भी मदद करेगा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि WatsOnX.ai नामक ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, ये किसका है? नासा और IBM दोनों का संयुक्त रूप से है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मलेरिया की वैश्विक रोकथाम के लिए WHO द्वारा R21 मैट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन को अपनी पूर्व योग्य टीकों की सूची में जोड़ा गया है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित तथा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित यह टीका बच्चों में मलेरिया को रोकने में आशाजनक है। तो इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। R21 मैट्रिक्स M वैक्सीन WHO की पूरी योग्यता प्राप्त करने वाली दूसरी मलेरिया वैक्सीन बन गई है। पहली कौन सी है? पहली है RTS-S/AS01 थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहे शॉर्ट न्यूज। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिटेल में कि व्यक्ति विशेष में इमैनुअल मैक्रोन ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो न्यूज ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन 75वें गणतंत्र दिवस के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच कई क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर समानता है। इस साल दोनों देश भारत फ्रांस रणनीति साझेदारी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। वर्ष 1998 में भारत और फ्रांस ने अपने राजनयिक संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया, जिससे जनवरी 2023 में 25 साल पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही बता दें कि जुलाई 2023 को पेरिस में आयोजित बैस्टिल डे परेड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित किए गए थे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूनेस्को पुरस्कार के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी कि जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, ने पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों, हरियाणा के चर्च जिसका नाम है चर्च ऑफ एपिफेनी, दिल्ली के बीकानेर हाउस को शहरी पुनरुद्धार और विरासत संरक्षण श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किया गया है। रामबाग गेट और प्राचीरों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस, चर्च ऑफ एपिफेनी और बीकानेर हाउस को अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। विरासत और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के संरक्षण और रखरखाव के प्रयास के लिए यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार प्रदान करता है। निर्णायक मंडल ने इस वर्ष चीन, भारत और नेपाल से कुल 12 परियोजनाओं को इन पुरस्कारों के लिए चयन किया था। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेंटोइया टैगोरी। ये क्या है? ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि विश्व भारती के शोधकर्ताओं ने हाल ही में खोजे गए नए बैक्टीरिया का नामकरण रविंद्रनाथ टैगोर के सम्मान में पेंटोइया टैगोरी रखा है। यह पहली बार है कि किसी जीवित जीव का नाम प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम पर रखा गया है। अब इसके बारे में हम डिटेल में बात कर ले
तो बता दें कि पेंटोइया टेगोरी का पता झरिया कोयला खदानों की मिट्टी में बैक्टीरिया से लगाया गया। इस बैक्टीरिया में पोटेशियम की घुलनशीलता, नाइट्रोजन पुनः पूर्ति, फास्फोरस घुलनशीलता और पौधों के विकास को बढ़ावा देना शामिल है। बैक्टीरिया का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखने का निर्णय कृषि को बढ़ावा देने के उनके समर्पित प्रयासों से उत्पन्न हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एन्नोर क्रीक ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो ये न्यूज में दो कारणों से बना हुआ था। पहला तो है कि भारतीय वन्य ट्रस्ट और बेसेंट मेमोरियल एनिमल डिस्पेंसरी के विशेषज्ञ एन्नोर क्रीक में पक्षियों के लिए फीडिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। और दूसरा जो कारण था वो ये था कि इस क्षेत्र में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइनरी में तेल रिसाव हुआ था, इसीलिए ये न्यूज में भी बना हुआ था। तो बता दें कि एन्नोर क्रीक एक बैक वाटर है जो बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट के साथ एन्नोर चेन्नई में स्थित है। क्रीक के उत्तर दक्षिण ट्रेंडिंग चैनल से उत्तर में पुलिकट झील और दक्षिण में कोयस्थलैयार नदी की सहायक नदियों से जोड़ता है। यह एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करता है जो कभी अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध था। तो एन्नोर क्रीक कहां पे है आपको ध्यान रखना होगा, ये चेन्नई में स्थित है और ये एक बैक वाटर है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज यह है कि 8वीं हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी थाईलैंड के बैंकॉक में संपन्न हुई। इसमें 27 सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के नौसेना प्रमुखों तथा वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी ने 19 दिसंबर को किया था। इसमें भारत के नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने 3 सदस्यीय नौसेना शिष्टमंडल के साथ पार्टिसिपेट किया। नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन के दौरान थाईलैंड ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी के प्रभार संभाला और अगले 2 वर्ष के लिए कार्य योजना तय किया। इस दौरान भारत द्वारा डिजाइन किए गए ध्वज को हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का ध्वज चुना गया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत सरकार द्वारा जारी कोयले के आंकड़े के बारे में। यह हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो न्यूज यह है कि भारत सरकार के रिपोर्ट के अनुसार 4.7% वार्षिक ऊर्जा उपभोग में वृद्धि के साथ भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। ये ऐसी न्यूज बनी हुई थी। अब बता दें कि इस रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि के दौरान देश में कोयला आधारित बिजली उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 8.38% बढ़कर 779.1 बिलियन यूनिट हो गया है। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान भारत में बिजली उत्पादन 7.7% बढ़ गया है। यह डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। अप्रैल नवंबर 2023 के दौरान कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 11.19% की वृद्धि देखी गई है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत दुनिया के शीर्ष कोयला उत्पादक देश हैं। देश के प्रमुख कोयला उत्पादक जो राज्य हैं वो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अगर आपको ये जानकारी है कि सबसे ज्यादा भंडार भारत में किस राज्य में है कोयले को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहित विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से वी बॉक्स द्वारा भारत कौशल रिपोर्ट 2024 लॉन्च की गई है। अब इसके बारे में डिटेल में बात कर ले। इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल के 2 शहर कोच्चि और तिरुवनंतपुरम भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान बनकर उभरे हैं। तेलंगाना 18 से 21 आयु वर्ग में रोजगार योग्य प्रतिभा की संख्या सबसे अधिक है, जहां 85.45% रोजगार योग्य पाए गए हैं। वहीं केरल 18 से 21 आयु वर्ग के बीच सबसे अधिक रोजगार संसाधनों वाला दूसरा राज्य है। तो रोजगार योग्य प्रतिभा वाला जो पहला राज्य है वो कौन है? तेलंगाना है और दूसरे नंबर पे केरल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। हरियाणा युवा रोजगार विकास में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में आगे आया है। इसके बाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है युवा रोजगार विकास के संदर्भ में, इसको आप ध्यान रखेंगे। केरल और तेलंगाना में भी उच्च रोजगार योग्य युवाओं की संख्या देखी गई है, यानी कि युवा रोजगार विकास में जो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता वाले राज्य हैं वो पहले नंबर पे आपका तेलंगाना है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है,
तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, चौथे नंबर पे यूपी है और पांचवें नंबर पे केरल है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, संख्यात्मक कौशल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जो राज्य हैं वो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और बिहार हैं। इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यूपी यहां पे दूसरे स्थान पे बना हुआ है। अंग्रेजी दक्षता के विविध भौगोलिक विस्तार को प्रदर्शित करने वाले जो शीर्ष राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तिरुवनंतपुरम ने कंप्यूटर कौशल को बढ़ावा देने वाले शहरों में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि केरल इसी श्रेणी में राज्यों में तीसरा स्थान पर बना हुआ था। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल कंप्यूटर कौशल में अग्रणी है। केरल यहां तीसरे स्थान पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है कंप्यूटर कौशल पे। इसको आपको ध्यान रखना है, जो तकनीकी प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। रिपोर्ट में देश भर में आयोजित राष्ट्रीय रोजगार परीक्षण के माध्यम से 3.88 लाख युवाओं का सर्वे किया गया। रिपोर्ट बताती है कि भारत में रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है क्योंकि सर्वे में शामिल 51.25% युवा जरूरी स्किल कौशल के साथ रोजगार योग्य है। तो ये तो रहा इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनके बारे में डिटेल। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये थी कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चेन्नई में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का शुभंकर लॉन्च किया है। तो ये शुभंकर हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इसका आयोजन जनवरी 2024 में तमिलनाडु में किया जा रहा है। और यह भी बता दें कि इसमें पहली बार स्क्वैश खेल को शामिल किया जाएगा। तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम का जो शुभंकर है वो है वीरा मंगई वेलु नाचियार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ये हमारे हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे हिस्ट्री से भी क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। तो बता दें कि रामनाथपुरम की राजकुमारी रानी वेलु नाचियार भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ लड़ने वाली पहली रानी थी और वही छठे इंडिया खेलो यूथ गेम्स की शुभंकर भी बनी है, वीरा मंगई वेलु नाचियार। तमिल में उन्हें लोग वीर मंगई के नाम से भी जानते हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये तो रहा 23 और 24 दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।